हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाई हूँ वो हमारा भाग 5 का हिंदी सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर है, जो कि 2019 का लिया गया है और ये लेवल 2 का है। तो आइए चलते हैं। इसमें जो पैराग्राफ आया है क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 128 के लिए, आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इस गद्यांश में क्या है गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब पहले यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए चलते हैं पैरा की ओर। ये पैराग्राफ क्या कहता है। हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावनाएं सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जन के गलत तरीके क्यों ना हो, इन सब का असर मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियाँ पैदा हो रही हैं। आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। 5 रुपये मिलने पर 10 और 10 रुपये मिलने पर 100, मिलने पर 1000 की लालसा के लिए वह इस अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए हैं। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेद को भूल गया है। उसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं। धन के लिए पुत्र पिता के साथ, बेटी माँ के साथ और पति पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई बहन भाई भाई के खून का प्यासा है। धन की लालसा व्यक्ति को जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण, चोरी, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर का प्रयत्न करना होगा, यानी हमें हर प्रकार से प्रयत्नशील रहना होगा। आइए चलते हैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 121 यहाँ पर ये कहता है कि प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था। तो पहला ऑप्शन इसके लिए है आर्थिक और सामाजिक प्रगति। दूसरा ऑप्शन कहता है जीवन दर्शन में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन कहता है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। चौथा ऑप्शन कहता है आध्यात्मिक और सामाजिक विकास। तो प्रश्न नंबर 121 के लिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आध्यात्मिक और सामाजिक विकास इसके लिए सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की ओर। ये कहता है कि जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो जघन्य शब्द का अर्थ क्या नहीं है। पहला है निकृष्ट, दूसरा है त्याग देने योग्य, तीसरा है जांग से संबंधित और चौथा है निंदित। तो इन 4 ऑप्शंस में से बी वाला ऑप्शन जो है त्याग देने योग्य, तो ये हमारा इसका अर्थ नहीं होगा जघन्य का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। ये कहता है हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है। पहला है धन कमाने की लालसा। दूसरा ऑप्शन कहता है धन कमाने की अंधी दौड़। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है धन कमाने की विवशता। चौथा ऑप्शन कहता है धन कमाने की इच्छा। तो ये हमारी जो धन कमाने की अंधी दौड़ है, ये इसका सही उत्तर होगा। इसी वजह से सारे रिश्ते नाते, मानवीय संबंध सब पीछे छूट जा रहे हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। ये कहता है मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। दूसरा कहता है एक दिन दौड़ते रहना। तीसरा कहता है चोरी डकैती की घटनाएं। चौथा कहता है पर्यावरण प्रदूषण। तो प्रश्न नंबर 124 का ए वाला ऑप्शन है कि किसी भी प्रकार के से क्या करें तो धन कमाएं, ये आज का जो है ये सत्य है। चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की ओर। ये कहता है उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। तो पहला है चोरी डकैती, दूसरा है सत्य असत्य, तीसरा है न्याय अन्याय और चौथा है उचित अनुचित। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 125 के लिए
वो हमारा चोरी डकैती, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। ये कहता है कि किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। पहला ऑप्शन है वास्तविक लक्ष्य पाने की, दूसरा है किसी भी प्रकार धन जोड़ने की, तीसरा ऑप्शन कहता है अपने पराये को भुला देने की, चौथा ऑप्शन कहता है आगे बढ़ने की। तो प्रश्न नंबर 126 का जो सही उत्तर होगा वो बी वाला ऑप्शन की किसी भी प्रकार धन जोड़ने की जो ये है दौड़ है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 127 कहता है धन उपार्जन में संधि कौन सी है, ये बताना है। पहला है धनोपार्जन, फिर है धनुपर्जन, धनोपार्जन और यह है धनुपार्जन। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, तो ये होगा धनुपार्जन, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 127 का। चलते हैं 28 पर। 28 कहता है कि आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है। इस कथन का क्या अर्थ है। पहला है आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है, आज संपूर्ण जीवन बदल गया है, या फिर आज समय बदलने से दिनचर्या बदल गई है, या फिर आज जीवन में परिवर्तन आ गया है। तो प्रश्न नंबर 128 का ए वाला ऑप्शन कि आज क्या है, दृष्टिकोण बदल गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर, जो कि हमारा गद्यांश से एक और गद्यांश यहाँ पर है, उसको रीड कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 129 से 35 की ओर। तो ये कहता है कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सचरित्र और अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा जो निर्दय और चरित्रहीन हो। संसार के ये सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अपने अधिकारों का। तो आइए चलते हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न कहता है कि वह शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो क्या करे, गंभीर चिंतन दे, अपने अधिकार जानता हो, मस्तिष्क का सही उपयोग करे, दयालु और सचरित्र हो। तो प्रश्न नंबर 129 का जो सही आंसर होगा वो क्या है, तो वो हमारा ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा कि वो क्या करे, तो गंभीर चिंतन दे। ये हमारा प्रश्न नंबर 129 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 130 की ओर। ये कहता है कि अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला है सुसंस्कृत बनाना, दूसरा है उत्तरदायी बनाना, तीसरा है आत्मिक ज्ञान देना, चौथा है सचरित्र नागरिक बनाना। विशेषता नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न नंबर 130 का सी वाला ऑप्शन कि आत्मिक ज्ञान देना, ये हमारा 130 का आंसर है। चलते हैं 131 की ओर। ये कहता है कि अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति, फर्स्ट ऑप्शन है कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, बी ऑप्शन है दोनों को बराबर ध्यान रखता है, सी ऑप्शन है इन्हें विशेष महत्व नहीं देता, डी ऑप्शन है अधिकारों की जानकारी रखता है। तो प्रश्न नंबर 131 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दोनों को बराबर ध्यान में रखता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। ये कहता है हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार का है, तो पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है मुख्य वाक्य और चौथा है सरल वाक्य। तो प्रश्न नंबर 132 का बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, मिश्र वाक्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की ओर। ये कहता है कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है। पहला है अनपढ़, दूसरा है अनुपयोगी, तीसरा है अनुपकार, चौथा है अनुपम। तो यहाँ पर कौन सा नहीं बना है ये पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 133 का सी वाला अनुपकार, ये हमारा सी वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। और ये क्या कहता है कि मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसके पास सुख
के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो, उसे आत्मिक ज्ञान हो और वह क्या हो, शिक्षित हो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी उसे क्या हो, तो आत्मिक ज्ञान हो, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की ओर, ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 135 की ओर चलते हैं, सॉरी गाइस। प्रश्न नंबर 135 क्या कहता है, तो ये कहता है सुख साधन का विग्रह और समास है। तो क्या है सुख साधन का विग्रह और समास, ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 135 है और इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है सुखों के साधन में तत्पुरुष समास है और सुखों के साधनों का समूह द्विगु समास है और सी ऑप्शन कहता है सुख से सधे जो साधन कर्मधारय समास है और डी ऑप्शन है सुख और साधन द्वंद्व समास है। तो इन चारों समास में से यहाँ पर डी वाला समास है, सुख और साधन द्वंद्व समास होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 136 की ओर, जो कि हमारा पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से पेडागॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। चलते हैं इन प्रश्नों की ओर और प्रश्न नंबर 136 कहता है 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। तो इसको कौन चीज़ से ग्रस्त है, किस चीज़ से ग्रस्त है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है अफेजिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है डिसकैलकुलिया। तो प्रश्न नंबर 136 का सही आंसर होगा डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की ओर और ये कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पाठ क्या हो, पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखें, कुछ पूर्व निर्धारित संदेश को पहुंचाने के उद्देश्य ना रखें, बच्चों में पढ़ने की कुशलता का विकास करें, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का विकास करें। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो सी वाला होगा कि बच्चे की लिखने पढ़ने की कुशलता का क्या करें, प्रारंभिक स्तर पर विकास करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की ओर और ये कहता है कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूरक, दूसरा कहता है जटिल, तीसरा कहता है मूल्यपरक और चौथा कहता है सरल। तो इन चारों ऑप्शंस में से डी वाला ऑप्शन सही होगा, सरल। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की ओर और ये कहता है कि भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है निरर्थक, दूसरा कहता है कमज़ोर, तीसरा कहता है सर्वोपरि, चौथा कहता है महत्वपूर्ण। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर और ये क्या कहता है, ये कहता है कि कक्षा 8 के बच्चों की पठन और बोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो कौन सहायक है ये बताना है। पहला ऑप्शन इसके लिए है क्लोज परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण, तीसरा है नाटक का मंचन, चौथा है पाठ्य सामग्री को दोहराना। तो प्रश्न नंबर 140 का सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नाटक का मंचन। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की ओर और ये कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला है श्रुतलेख, दूसरा है संवाद अदायगी, तीसरा है सृजनात्मक लेखन, चौथा है परिचर्या। तो यहाँ पर 141 का श्रुतलेख वाला ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन सही होगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 141 के बाद 142 की ओर और प्रश्न नंबर 142 क्या कहता है। तो 142 कहता है पढ़ने का संबंध डैश से है, किससे है। तो पहला है तीव्र गति, दूसरा है अक्षर ज्ञान, तीसरा है शुद्धता और ये ऑप्शन कहता है अर्थ। तो आप जानते हैं पढ़ने का रिलेशन हमेशा अर्थ से होता है, मीनिंग को ग्रहण करना होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की ओर। ये कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है इसके लिए
विषय की शब्दावली का विकास करना। दूसरा कहता है अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। सी ऑप्शन कहता है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। और डी ऑप्शन कहता है दूसरे विषयों का ज्ञान देना। तो प्रश्न नंबर 143 का जो डी ऑप्शन है दूसरे विषयों का ज्ञान देना, ये हमारा सही उत्तर होगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 144 की ओर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चे में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? तो नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। या फिर सी ऑप्शन कहता है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। डी ऑप्शन कहता है परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। प्रश्न नंबर 144 का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो ये प्रश्न नंबर 144 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 145 का सही आंसर क्या है? वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। पहला ऑप्शन कहता है मौखिक, दूसरा कहता है लिखित, तीसरा है पारंपरिक और चौथा है शास्त्रीय। तो प्रश्न नंबर 145 का सी वाला ऑप्शन यहाँ पर पारंपरिक, जो ये वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 146 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 146 प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन कहता है पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना। दूसरा कहता है पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना। तीसरा ऑप्शन कहता है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। और डी ऑप्शन कहता है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो प्रश्न नंबर 146 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 147 की ओर। ये कहता है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? व्याकरणिक जटिलता का, या फिर व्याकरण व्याकरण पर अत्यधिक बल का, या फिर व्याकरण कंठस्थ करने का, और चौथा है व्याकरण संदर्भ में व्याकरण। तो प्रश्न नंबर 147 का डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, संदर्भ में व्याकरण, यानी कि उनको क्या करना है? व्याकरण सीखना है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 148 की ओर। प्रश्न नंबर 148 क्या कहता है? ये कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न, तो सबसे कमज़ोर प्रश्न कौन सा है? पहला ऑप्शन कहता है समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। दूसरा कहता है लेखक ने अपने जीवन में किन दो घटनाओं को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। तीसरा ऑप्शन कहता है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। डी ऑप्शन कहता है अपने आप के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो यहाँ पर जो सबसे कमज़ोर है वो हमारा बी वाला है कि लेखक ने अपने जीवन के किन दो घटनाओं को यहाँ पर बताया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कमज़ोर प्रश्न है ये। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 149 की ओर। और प्रश्न नंबर 149 क्या कहता है? चलते हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 149 कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। दूसरा कहता है साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। तीसरा कहता है भाषा की परिभाषाओं को याद होना। डी ऑप्शन कहता है साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार। तो 149 का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 150 की ओर। और ये कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन। दूसरा कहता है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। तीसरा है बच्चों के उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। डी ऑप्शन कहता है बच्चों के भाषा प्रयोग का
निरंतर अवलोकन। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप जानते हैं भाषा के प्रयोग पर बच्चों का क्या करेंगे, निरंतर अवलोकन करेंगे। ये वाला राइट आंसर होगा, डी वाला। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करने में हेल्प करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।